Good afternoon everyone. I hope you all are doing well in your life. In today's video I am going to discuss about the next topic of inorganic chemistry, that is carbonyls of iron. प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमने फाइंड आउट किए थे ग्रुप 6th एलिमेंट के कार्बोनिल्स और ग्रुप 7th के. इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कार्बोनिल्स ऑफ आयरन. तो आयरन बेसिकली हमें आयरन के कौन कौन से कार्बोनिल्स मिलते हैं. एक तो FeCO5 मोनोमेरिक फॉर्म में, एक हमारे पास Fe2CO9 ब्रिजिंग पॉलीमर्स की फॉर्म में, और ये Fe3CO12 दैट इज़ पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ आयरन. तो हम वन बाय वन इन तीनों कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं. एग्ज़ाम में आपको ये सारे जो कॉम्प्लेक्सेस अब हम डिस्कस कर रहे हैं इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है. तो सबसे पहले हम आयरन पेंटाकार्बोनिल डिस्कस कर रहे हैं. तो उसकी जो बेसिक सी प्रॉपर्टी हैं वो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं. आयरन अगर प्रिपेयर करना हो तो ये रिएक्शन तो आप सब में यूज़ कर सकते हो. डायरेक्ट कार्बोनाइलेशन, तो आपने जो भी डिज़ायर्ड कंपाउंड प्रिपेयर करना चाहते हो उतने कार्बोनिल्स लगाओ. टेम्परेचर और की कंडीशन अगर आपको याद नहीं है तो डेल्टा मेंशन कर सकते हो, तो आपको ये कार्बोनिल मिल जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट आप FeI2 5 कार्बोनिल कॉपर की प्रेजेंस में FeCO5 प्रिपेयर कर सकते हो. उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं, इट इज़ येलो ऑयली लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट दिस, तो इट अंडरगो ऑन डिकम्पोजेज अपॉन हीटिंग, तो आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हो. उसके बाद हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, एसिड और वीक बेस, तो एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, अमोनिया के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी. सोडियम के साथ तो हमें पता है मेटल कार्बोनाइलेट आयन मिलता है. तो इनमें से आप कोई सी भी प्रॉपर्टीज़ मेंशन कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ऐसे स्पेसिफिक नहीं बोला होता कि यही प्रॉपर्टी मेंशन करनी है. तो नाइट्रोसिल के साथ आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कर सकते हो. ये रिएक्शंस आप कहाँ से ले सकते हो, जो हमने जनरल डिस्कस की थी कार्बोनिल्स की, तो वहाँ पर अभी बस रिजिड हो गया कि आपने आयरन ही लेना है मेटल. वहाँ पर हमने कोई सा भी लिया हुआ था, क्रोमियम था, फैमिली था, तब फैमिली बाउंडेशन नहीं थी. अभी यहाँ पर सिर्फ आयरन के लिए, तो आप वो सारी रिएक्शंस उनमें से जितनी 4 और 5 आप प्रिपेयर कर रहे हो उन्हें आप यूज़ कर सकते हो इन साइमल्टेनियसली इन सब मेटल कार्बोनिल्स में. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिर से हम वही बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आप कैसे डिस्कस करोगे, 3d6 4s2. तो अगेन आप क्या, कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पेयर अप करेंगे लाइक दिस, और बाकी की जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वहाँ पर हमारे कार्बोनिल 2-2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्डिंग में. तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, DsP3. तो अभी हमने क्या आंसर करना है कि हमारे पास जो 5 कार्बोनिल्स हैं ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास जो 3 कार्बोनिल्स हैं उनकी एवरेज बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से कम है. दैट मीन्स हमारी इस बॉन्डिंग की क्या है, कुछ फ्लॉज हैं. उन डिस्क्रिपेंसीज को दूर करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आयरन को एक्साइटेड स्टेट में यूज़ कर रहे हैं. तो एक्साइटेड स्टेट में आप कैसे यूज़ करोगे, जितने उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं 4s के इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके आपने 4p में भेजा. देखो ये इलेक्ट्रॉन्स है सच, 4s का इलेक्ट्रॉन आपने एक्साइट करके p में भेज दिया, बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई. अभी 2 स्पेस आपके पास खाली थी, तो वहाँ पर आपके कार्बोनिल्स ने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, बाकी के 3 कार्बोनिल्स ने सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और फिर उसके बाद आपके पास पाई बॉन्डिंग. क्लियर. तो हमारे पास फिर से हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी. तो यहाँ इस पर डिस्कशन कर लेते हैं. In this molecule, iron exhibit DsP3 hybridization. Geometry will be trigonal bipyramidal. This molecule is diamagnetic. On the basis of electron diffraction, यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट किया कि आयरन एक्सियल और आयरन जो हमारे इक्वेटोरियल है उनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, 1.797 और 1.842 है. द पॉसिबिलिटी ऑफ स्केयर पिरामिडल इज़ रूल्ड आउट ऑन द बेसिस ऑफ IR और रमन. तो हमारे दिमाग में क्या आ सकता था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होती हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में, या तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या स्केयर पिरामिडल. तो अभी स्केयर बाइपिरामिडल हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या है, 2 बॉन्ड लेंथ अलग अलग नेचर के हैं. स्केयर बाइपिरामिडल में हमारे पास, स्केयर पिरामिडल में सॉरी, हमारे पास सारे 5 बॉन्ड लेंथ क्या होती हैं, सेम होती हैं. क्लियर. तो आयरन हमारा इसी फॉर्म में रहेगा. लेकिन हाउएवर हमने कार्बन 13 NMR में क्या डिस्कस किया
कि हमें सिर्फ एक ही टाइप का सिग्नल मिलता है पांचों कार्बोनिल के कॉरस्पॉन्ड। उसका रीज़न हमने क्या बोला था, बेरिसुडो रोटेशन। बेरिसुडो रोटेशन में क्या होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड लेंथ इतनी फास्टली चेंज होती हैं कि हमारा जो रिस्पेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है उसका टाइम स्केल उस जो फास्ट रोटेशन को जज नहीं कर पाता। जैसे मैंने वहाँ पर फ्लक्शनैलिटी में आपको एग्जांपल दी थी फ्लक्शनल मॉलिक्यूल्स में, कि जब हमारा मॉलिक्यूल रोटेट करता है लाइक एज कि अगर हम फ़ैन की स्पीड को रेज़ करके देखें तो हम फ़ैन के ब्लेड्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर फ़ैन में कितने ब्लेड्स हैं अगर वो फ़ैन काफ़ी स्पीड में चल रहा है। लेकिन हाउएवर व्हेन वी रिड्यूस दैट मोशन, हम स्पीड रिड्यूस करते रहते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हमारे फ़ैन में 3 ब्लेड्स हैं। तो कुछ सिमिलर सा है हमारे इन एलिमेंट्स के साथ भी है कि जब हम मॉलिक्यूल को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं तो उसका जो बेरिसुडो रोटेशन है या फ्लक्शनैलिटी या फिनोमिना है वो इतना फास्टली अकर करता है कि दैट वी आर नॉट एबल टू जज कि वेदर वहाँ पर मोशन हुआ भी है या नहीं। तो कॉरस्पॉन्डिंग वो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक ही सिग्नल दे देता है, तो उसका रीज़न फ्लक्शनैलिटी है, राइट। नेक्स्ट कार्बोनिल्स कौन है, एन कार्बोनिल्स, एनिया डाई आयरन 0, तो आप इसका नेम रख सकते हो Fe2CO9। सबसे पहले आप इसे प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, वहाँ पर हमने किया था हायर कार्बोनिल्स में रिएक्शन थी कि आप उसे मोनोमर को डायमेरिक या ट्राइमेरिक में कैसे चेंज करो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पर आप आयरन के साथ लिख दोगे वो रिएक्शन। प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट इज़ गोल्डन कलर क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सॉल्युबल इन कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्या आएगा, इट इज़ नॉन वॉलेटाइल एंड अनअटैक्ड बाय एयर, इट रिएक्ट विद नाइट्रिक ऑक्साइड एट 75 to 1000 डिग्री सेल्सियस, इट गिव्स Fe3CO12 at 50 डिग्री सेल्सियस एंड डिकम्पोजेज एट 100 डिग्री सेल्सियस टू गिव आयरन। Fe2CO9 50 डिग्री सेल्सियस पे जब रिएक्ट करता है तो वो दो कंपाउंड कार्बोनिल्स में मोनोमेरिक और ट्राइमेरिक फॉर्म में डिकम्पोज हो जाता है। नेक्स्ट फिर से अब स्ट्रक्चर पे बात करोगे। स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या शो हो रहा है कि वहाँ पर टर्मिनल कार्बोनिल्स भी हैं और कीटोनिक ब्रिज के कार्बोनिल्स भी हैं। तो यहाँ पर हम सीधा ही क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक्साइटेड फॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन। तो वहाँ पर भी हमने ऐसे ही रिप्रेजेंट किया था, 4s का एक इलेक्ट्रॉन p में एक्साइट कर दिया, सिमिलर वे में दूसरा आयरन। क्लियर, ये आपके पास एक आयरन की कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपके पास दूसरे आयरन की कॉन्फ़िगरेशन है। अभी देखो ये इस स्ट्रक्चर को माइंड में रखना, 1 2 3, ये 3 कार्बोनिल्स टर्मिनल हैं एक आयरन के साथ, तो उसके साथ शो करो 1 2 और 3 कार्बोनिल्स आपके पास यहाँ पर होने चाहिए थे। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सिमिलर वे में आप यहाँ पर भी ऐसे ही ड्रॉ कर लोगे। 3 कार्बोनिल्स आपके ब्रिजिंग में है, यानी कि ब्रिजिंग का मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो इससे लेंगे, इसको देंगे, एक इलेक्ट्रॉन वो इस आयरन को देंगे, तो वो ये ब्रिजिंग में है। फिर दो हमारे पास 2 स्पेसेस खाली थी, तो ये तो आपके पास डेटिव बॉन्ड बन गया। और उसके बाद जो थर्ड कार्बोनिल बचा था वो किसके साथ, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन, साथ में एक इलेक्ट्रॉन बचा था उसके साथ पाई बॉन्ड फॉर्म कर लिया। ये हाइब्रिडाइजेशन क्लोज हो गई, DsP3 ईच। तो उसके बाद आपके पास जो ये वाला बॉन्ड है, मैंने आपको बताया था ना, डॉटेड बॉन्ड जब भी लिखा हो तो वो फ्रैक्शनल बॉन्ड होता है, और जो फ्रैक्शनल बॉन्ड है वो हम हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर नहीं कर रहे। फ्रैक्शनल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं होता, तो इसी वजह से यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन हमारी DsP3 ख़त्म हो गई। क्लियर। तो Fe3CO12 में भी डिस्कशन, Fe3CO12 में आप क्या करोगे, यहाँ पर Fe2CO9 को ये वाली रिएक्शन आप कर सकते हो, इसकी वो प्रेपरेशन रिएक्शन हो गई। यहाँ से हमने किया था Fe2CO9 को जब आप हीट करते हो तो वो मोनोमेरिक और ट्राइमेरिक में स्प्लिट हो जाता है, तो यही मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर आपने ये शो किया, और उसके बाद कोई से भी रिएक्शन कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़, ग्रीन मोनोक्लिनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, Fe3CO12 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करता है, तो इस वे में कंपाउंड मिलता है, आयरन और कार्बन में ब्रेक हो जाता है, पिरिडिन के साथ रिएक्ट करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह भी होता है। उसके बाद जो इसका रिएक्शन है वो आप कैसे करोगे, यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग में क्या फ़र्क है कि आपके पास जो यहाँ पर ये कार्बोनिल की ब्रिजिंग दे रखी है, Fe3CO9 के केस में हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, बुक में काफ़ी कंफ्यूजिंग है।
आप ना बुक में भी इसे ऐसे ही करेक्ट कर लेना ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए। टू थ्री फोर एस और पी एस। उसके बाद सेकंड आयरन हमारा ये रहा। ठीक, तो यहाँ पर अभी पहले ना हम स्ट्रक्चर्स को दिमाग में रखते हैं कि हमने इस स्ट्रक्चर को इलेबोरेट कैसे करना है। Fe ये यहाँ पर 2 कार्बोनिल्स हमारे पास ब्रिजिंग में होते हैं। ठीक, यहाँ पर जो चारों कार्बोनिल्स होते हैं वो टर्मिनल होते हैं। और बचे कितने, 4 2 6 Fe3CO12, यानी कि 3 कार्बोनिल्स हमारे टर्मिनल पे आएंगे। तो ये स्ट्रक्चर है आपकी। ये 4 कार्बोनिल्स एक जैसे मैं ऐसे शो किया, और उसके बाद ये यहाँ पे देखो आपके पास कितने हैं, 1 2 3, 1 2 4 Fe3CO12 है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, आपने Fe3CO12 की स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करनी है। Fe2CO9 अभी हमने डिस्कस किया ना, Fe2CO9 की डायग्राम, CO तो C डबल बॉन्ड O की जगह हमारे पास क्या यूनिट है, FeCO4, 1 2 3 1 2 3। तो यही डिस्क्रिप्शन आपने अपनी डायग्राम में देनी है। यहाँ पर आपने 2 कार्बोनिल्स आ गए टर्मिनल पे, उसके बाद आपके पास ब्रिजिंग स्टार्ट होगी। C डबल बॉन्ड O, ब्रिजिंग में दोनों का एक एक, C डबल बॉन्ड O, ब्रिजिंग दोनों का एक एक। अभी तीसरी यूनिट को इससे रिप्लेस कर दिया हमने FeCO4 से, तो ये इसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये अटैच हो गया। अब भी आपके पास एक कार्बोनिल बचा था, उसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिए, फिर भी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था तो वो उसने पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली। सिमिलर वे में यहाँ पर भी सेम होगा, एक कार्बोनिल के पास इलेक्ट्रॉन था तो उसने यहाँ पर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन था तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन। ठीक है, ये वाला बॉन्ड क्या है, डेल्टा बॉन्ड, फ्रैक्शनल। तो यहाँ पर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे स्टॉप हो गई, हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ से। ठीक है, T2sp3, देखो 6 बन रहे हैं ना इसके अराउंड सारे आयरन, 1 2 3 4 5 6, सबके अराउंड 6 बॉन्ड होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी, D2sp3। मैं फिर से एक बार से आपको शो कर देती हूँ और एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। आपने इस स्ट्रक्चर को अपनी बुक में ऐसे ही करेक्ट करना है। आयरन आपने 2 आयरन शो कर दिए जैसे Fe2CO9 में कर रहे थे, तो वहाँ से आप क्या करोगे, वैसे ही आपने एक्साइटेड स्टेट में मेंशन किया, S का एक इलेक्ट्रॉन P में एक शो किया। फिर से दूसरे आयरन के साथ भी सेम, 2 ऑर्बिटल्स खाली थे, दोनों इलेक्ट्रॉन से एक कार्बोनिल में ट्रांसफर किए, दोनों एक ने किए। तो ये दोनों कार्बोनिल्स बराबर का, इससे भी। अभी ब्रिजिंग स्टार्ट हुई, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया कार्बोनिल ब्रिजिंग में, एक कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन इसको, एक इसको ब्रिजिंग में। थर्ड यूनिट आनी थी आपकी कार्बोनिल की, Fe2CO9 में 13 ब्रिजिंग में थे ना, वो थर्ड यूनिट आपने किससे रिप्लेस कर देनी है, FeCO4 से। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक कार्बोनिल बचा, वो दोनों को दिया और पाई बॉन्ड बना दिया, तो उसकी बॉन्ड लेंथ इन 2 से अलग होगी। तो उसके बाद ये आपका फ्रैक्शनल बॉन्ड है, ये हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी, D2sp3 ईच, सबकी D2sp3 है। देखो 1 2 4 2 6, तो इस आयरन की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आनी थी, D2sp3। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आई है, D2sp। तो ये स्ट्रक्चर आप इसे यहाँ पे रेक्टिफाई करोगे। मैं यहाँ स्टार डाल रही हूँ, आपने अपनी बुक में इसे करेक्ट कर लेना है। इसके अकॉर्डिंग हमने MOT ड्रॉ किया, इसके अकॉर्डिंग, इसका वसेपर हमने इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया। ये स्ट्रक्चर काफ़ी कंफ्यूजिंग है, आप नहीं करोगे ये वाली। नेक्स्ट फिर क्या आएगा, जब सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया तो आपके पास फिर से कार्बोनाइलेट आयन बनेगा। ये बेसिकली ट्राइमर है, तो इसका कार्बोनाइलेट आयन आप कैसे बनाओगे,
आयरन में अभी 3 है ये, Fe3 का मतलब 3 है। एक Na यहाँ, एक Na यहाँ, एक Na यहाँ, एक Na यहाँ, एक Na इसका क्लीव करने के लिए ना, टोटल 4 हुआ ना भाई। एक Na यहाँ, एक Na यहाँ, इसको क्लीव करना है तो ये Na लगेंगे, इसको क्लीव करना है तो ये Na, इसको क्लीव करना है तो ये Na। एवरेज हर एक आयरन के पास कितने Na हैं? 2। तो इसका मतलब चार्ज कितना बनेगा? FeCO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो वो क्या बनेगा? Na2 Fe2 से। तो यही मेंशन किया उसने। ऐसे कितने मोल मिल जाएंगे आपको? 3। तो ये बेसिकली कार्बोनाइलेट आयन की रिएक्शन है। तो यहाँ पर इसे लास्ट में पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कंसेप्ट ईच आयरन एटम इज हाइब्रिडाइज्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडली। Three trigonal bipyramids are arranged in such a manner that so that carbonyl groups at 2 of the equatorial apex of each bipyramidal। तो ये आपके पास वो वाली स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बोला है कि आपने नहीं करनी, ये वाली, इसके बारे में बोला हुआ है। जो आपने करनी है वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ इट इज़ एक्सेप्टेड दैट Fe3CO12 इज सॉलिड स्टेट फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ द कार्बोनिल विद द यूनिट FeCO4। तो आप कौन सी डिस्क्रिप्शन दोगे? आप एग्ज़ाम में स्ट्रक्चर भी यही ड्रॉ करोगे, डिस्क्रिप्शन भी यही दोगे, ठीक। तो क्योंकि उस हिसाब से जब हम इसका विसेपर करते हैं तो वो सही नहीं बनता, इस स्ट्रक्चर का विसेपर इस अकॉर्डिंग सही नहीं बन रहा। तो आपने डायग्राम इस अकॉर्डिंग ड्रॉ करके एक यूनिट FeCO4 की, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया वैसे ही करना है। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।